So very good morning to all dear students. आज हम एक नया टॉपिक करेंगे अनुच्छेद लेखन। राइटिंग स्किल के अंतर्गत, लेखन कार्य के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन का टॉपिक आपको आएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया गया है कि ये आपको 6 मार्क्स या 5 मार्क्स के अंतर्गत पूछा जाएगा। इन अप टू 8 क्लास आप निबंध लेखन कार्य करते रहे, आप निबंध लिखते थे, किसी भी टॉपिक पर आप निबंध लिखा करते थे। लेकिन 9th क्लास में ये आपके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है। अब आप इस पर कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाएगा और उस पर आप अनुच्छेद लिखोगे। अनुच्छेद लिखोगे मतलब एक पैराग्राफ उस पर लिखोगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि अनुच्छेद किसे कहा जाता है और इसको किस प्रकार से लिखते हैं। अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां इस्तेमाल करनी चाहिए जब हमें अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाए। सबसे पहले अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी प्राय है। आपने इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग पहले भी की है और अनुच्छेद पैराग्राफ राइटिंग को ही कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में आप पैराग्राफ यूज करते हो और हिंदी में आप उसकी जगह अनुच्छेद शब्द का इस्तेमाल करोगे। अनुच्छेद जो है वो निबंध का छोटा सा रूप होता है। पहले आप विस्तार से निबंध लिखते थे, अप टू 8 क्लास आप बहुत बड़ा निबंध लिखते थे। आपको 200 से 250 शब्दों में विस्तार से निबंध लिखने के लिए कहा जाता था। लेकिन अब 9th क्लास में और 10th क्लास में आपको अनुच्छेद लिखने के लिए दिया जाएगा और अनुच्छेद जो है वो निबंध का ही संक्षिप्त मतलब छोटा रूप होता है और इसमें आपको शब्द सीमा दे दी जाती है। जैसे कि निबंध में आप बहुत सारे पॉइंट्स बना के बहुत सारे पक्षों का वर्णन करते हो, लेकिन अनुच्छेद में जो विषय दिया जाए उस पर उसके एक पक्ष का ही आपने वर्णन करना होता है और ये वर्णन आप 80 से 100 शब्दों में कर सकते हो। 80 से 100 शब्दों के बीच में ही आपने उस पर अपने विचार व्यक्त करने हैं, उस पर अपने विचार लिखने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 100 से 105 हो गए तो आपका अनुच्छेद गलत हो जाएगा। आप मतलब उस सीमा के अंतर्गत ही, उसके लगभग रहकर ही अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हो। और सबसे मेन पॉइंट जो आपने याद रखना है कि अनुच्छेद लिखते समय आप रूपरेखा, संकेत बिंदु तो बना सकते हो लेकिन आप हेडिंग नहीं बनाओगे। जो बच्चा हेडिंग बनाकर पैराग्राफ लिखेगा उसका पैराग्राफ में मार्क्स काट लिए जाते हैं। हमेशा अनुच्छेद लिखते समय इस बात का अपने ध्यान रखना है कि आपने पैराग्राफ जो है वो लिखते समय जो जस्ट अ मोमेंट नेक्स्ट जो बातों का ध्यान रखना है अनुच्छेद लिखते समय, हमें निम्नलिखित बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। नंबर 1, अनुच्छेद लिखने से पहले हमें रूपरेखा तैयार करनी है, संकेत बिंदु आदि बनाने हैं कि हमें मन में ये धारणा बनानी है, मन में ये पॉइंट्स बना लेने हैं कि हमने इस अनुच्छेद को लिखते समय बीच में कौन सा मैटर इंक्लूड करना है। कई बार हेडिंग को देख के आपको लगता है कि हाँ मैं इस पे अच्छा सा लिख लूँगा या लिख लूँगी, लेकिन जब आप स्टार्ट करते हो तो कई लाइंस आपको भूलने लगती हैं, लाइंस को जोड़ना नहीं आता, कौन से अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, कौन कौन से मेन पॉइंट्स लिखें, इसके बारे में आपको पता नहीं चलता है, कंफ्यूज होने लगते हो। लेकिन अगर आपको कोई भी टॉपिक दे दिया गया है तो सबसे पहले आप संकेत बिंदु बना लो, रफ में बना लो चाहे अगर आपके पास जगह है, और ये सोच लो कि इसमें जो मेन कौन कौन सी चीज़ें मैंने लिखनी है, कौन कौन से मेन पॉइंट्स इसमें मैंने लिखने हैं और किसी एक पक्ष के बारे में ही आपने वर्णन करना है। बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसमें आप इंक्लूड नहीं कर पाओगे क्योंकि इसमें आपको शब्द जो सीमा है वो दे दी गई है। तो इसलिए आपने उस शब्द सीमा में रहकर ही
अपनी बात को पूरा करना है। अनुच्छेद लिखते समय आपकी भाषा बहुत ही सरल होनी चाहिए, बहुत मुश्किल भाषा का प्रयोग ना करें। अगर आपको विश्वास है, आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करो, नहीं तो एक सिंपल वर्डिंग में भी आप अनुच्छेद को लिख सकते हो। वो स्पष्ट होनी चाहिए, जो बात आप लिख रहे हो, जो वाक्य आप लिख रहे हो, वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और विषय से मेल खाता होना चाहिए और प्रभावशाली भी होना चाहिए। उसको अट्रैक्टिव भी बनाओ। आप कोई कोट लिख सकते हो, कोई कोटेशन लिख सकते हो, कोई अच्छी पंच लाइन लिख सकते हो, ताकि जो भी आपका जो टीचर आपका अनुच्छेद चेक करे उस पर एक प्रभाव छोड़े कि हाँ, बच्चे ने बहुत अच्छा मैटर लिखा है, बहुत अच्छी वर्डिंग लिखी है, बहुत अच्छा कोट लिखा है। तो वो आकर्षक भी होनी चाहिए। इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल कैजुअल सी बात करते जा रहे हो और आपकी शब्द सीमा जो है वो खत्म हो गई है और आपका जो मैटर है वो प्रभावशाली नहीं लिखा गया। तो इस तरह से आप सबसे पहले जब रूपरेखा बना लोगे, संकेत बिंदु बना लोगे, भाषा अच्छी चूज कर लोगे, स्पष्ट चूज कर लोगे, तो आपका अनुच्छेद अपने आप ही बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं वो कौन से अपने ध्यान में रखने हैं कि एक बात को बार बार नहीं दोहराना। एक लाइन जो लिख ली है उसको दोबारा से रिपीट नहीं करनी। बहुत बार बहुत बच्चों से गलतियां हो जाती हैं कि जब वो बात को कहनी शुरू करते हैं तो एक लाइन वो 2-3 बार भी लिख जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास शब्द सिर्फ सीमा रेखा में है। तो इसलिए एक बात को एक बार लिखने के बाद अगर हम उसे दोहराएंगे तो उसमें काफ़ी शब्द कंज्यूम हो जाएंगे और हमारी बात पूरी नहीं हो पाएगी जो हम लिखना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनावश्यक विस्तार से बचे लेकिन विषय से ना हटे। अनावश्यक विस्तार से बचे मतलब इधर उधर की आलतू फालतू बातें नहीं लिखनी है। जो विषय से संबंधित है हमने केवल उन्हीं बातों को ही इंक्लूड करना है, जो उस टॉपिक से रिलेटेड है हमने केवल उन्हीं बातों को ही लिखना है। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि 80 से 100 शब्दों में ही आपने उस अनुच्छेद को लिखना होगा जो आपको दिया गया है, और शब्द सीमा से बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं, एज पर माई एक्सपीरियंस ऑफ चेकिंग, कि आपको टॉपिक दे दिया जाता है, शब्द सीमा रेखा दे दी जाती है और बच्चे उस पर 2-3 पेजेस लिखना शुरू हो जाते हैं जैसा कि वो पहले करते थे, और साथ में वो क्या लिख रहे हैं, आलतू फालतू की इधर उधर की बातें कर रहे हैं और जो पूछा गया है उस विषय से वो हट चुके होते हैं। तो इसलिए शब्द सीमा में रहकर उस विषय से संबंधित ही बात को लिखा जाए। विषय से संबंधित जैसे कि सूक्ति मैंने बताया, कोई मुहावरा है, कोई सूक्ति है, कोई कविता की अच्छी पंक्तियां आपको याद आ रही हैं या कोई पंक्ति आप खुद बना सकते हो, वो भी आप उसमें इंक्लूड करके अपनी भाषा को, अपने जो टॉपिक है उसको और अधिक प्रभावशाली ढंग से लिख सकते हो। अब यहाँ पर मैंने आपको आपके लिए आज 3 पैराग्राफ्स लिए डिस्कस करने के लिए, और एक पैराग्राफ आपको मैं होमवर्क के लिए आज दूंगी, वो आज ही आपने अपनी नोटबुक पर कंप्लीट कर लेना है। जिस दिन जिस सब्जेक्ट का वर्क हो उसी दिन आप उस पर कंप्लीट कर लिया करो कॉपी पर, फिर बाद में मुश्किल आती है। टॉपिक हमने भारतीय किसान के बारे में लिया है, भारतीय किसान का विषय लिया है। इसके लिए जो सीमा रेखा तैयार की है, भारतीय किसान के कष्ट, अन्नदाता किसे कहा गया है, अन्नदाता की कठिनाइयां, अन्नदाता हमारे भारतीय किसान को ही कहा गया है। सीमा रेखा तैयार कर ली गई है और इसके अंतर्गत मैंने 3 पॉइंट्स इंक्लूड कर लिए हैं, जैसे अन्नदाता की कठिनाइयां, उसकी कठोर दिनचर्या और सुधार के उपाय। सबसे पहले जो विषय है उसके बारे में हम थोड़ी सी भूमिका अपने मन में बांध लेते हैं कि क्या लिखना है, भारतीय किसान के कष्टों के बारे में हमें क्या लिखना है। फिर हम उसके बाद अन्नदाता के जीवन की कठिनाइयां क्या हैं उसके बारे में लिखना है, उसकी कठोर दिनचर्या है उसके बारे में लिखना है, सुधार कार्य, उसके सुधार, जीवन में सुधार के क्या उपाय हम सुझा सकते हैं उसके बारे में लिखना है। दीज आर दी पॉइंट्स। हमने सिर्फ ये रूपरेखा, सीमा रेखा या की पॉइंट्स बना लिए हैं, लेकिन जब आपने
वर्णन करना है तो आपने उसमें जो है वो पॉइंट्स नहीं लिखने हैं। अब आप यहाँ पर देखो, आप 20 वर्ड्स बांट सकते हो। 20 वर्ड्स जो उसकी भूमिका है उसके बारे में लिख सकते हो, 20 वर्ड्स जो है अन्नदाता की कठिनाइयों के बारे में लिख सकते हो, उसके बाद 20 वर्ड्स जो है उसकी कठोर दिनचर्या के बारे में लिख सकते हो, 20 वर्ड्स आप उसके जीवन में सुधार के उपायों के बारे में लिख सकते हो। टोटल अगर आप कैलकुलेट करके देखो तो यहाँ पर 80 वर्ड्स बन रहे हैं। 20 to 22 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 2-3 वर्ड्स वेरी भी कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आपका पैराग्राफ गलत हो जाएगा। हम बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जा सकते क्योंकि आपको 100 या 105, 10 सीमा रेखा में ही रहना है। 80 से 100 शब्दों की सीमा रेखा के लगभग रहना है। मैं वो वर्ड यूज कर रही हूँ, लगभग रहना है। तो अब आप किस तरह से, आप मान लो कि एक एक पॉइंट के बारे में 2-2, 3-3 लाइनें भी आप रफ में सोच लेते हो, तो आप फिर उसके बाद उन सब लाइनों को जोड़ के इकट्ठा करके अपने पैराग्राफ को लिख सकते हो। जैसे सबसे पहले आप बता सकते हो कि भारतीय किसान के जो कष्ट हैं उसके बारे में, कि किसान जो है वो हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है। अगर किसान ना हो तो हमारा जीवन ही शायद ना हो, हमें अन्न नहीं मिलेगा। तो ये किसान हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है। किसान आंदोलन के बारे में भी आपने बहुत कुछ खबरों में सुना। आप बहुत अच्छी तरह किसान के महत्व के जीवन के महत्व को जानते हो अपने जीवन में, तो आप इसके बारे में लिख सकते हो। भारतवर्ष प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है, क्योंकि हमारे देश की जो मैक्सिमम जनता है वो गांवों में ही निवास करती है। तो भारत पुराने समय से ही कृषि प्रधान देश रहा है, इसलिए भारत की समग्र अर्थव्यवस्था किसान पर ही निर्भर करती है, मतलब खेती कार्यों पर ही लोग निर्भर करते हैं। भारत का किसान विश्व में सबसे अधिक परिश्रमी माना जाता है, और वर्ल्ड वाइड भी देखें, पूरे विश्व में भी देखें तो भारतीय किसान जो है वो बहुत अधिक परिश्रमी माना गया है। उसके जीवन में बहुत ही अधिक परिश्रम करता है और फिर अन्न पैदा करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि अन्नदाता के जीवन की कठिनाइयां क्या हैं। भारतीय किसान जो है वो पूर्ण रूप से जो खेती करता है वह पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर तो जो है अच्छी वर्षा हो गई तो उसकी खेती भी अच्छी हो जाती है। अगर मतलब सूखा पड़ गया तो उसका प्रभाव जो है खेती पर भी पड़ता है। बाढ़ आ गई उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो पूर्ण रूप से वह सभी कार्यों के लिए प्रकृति पर निर्भर करता है। बहुत मेहनत करके वह अनाज उगाता है, लेकिन उसके जीवन की ये कठिनाई है कि जो व्यापारी लोग हैं जो उसके अनाज को बहुत ही सस्ते भाव में खरीद लेते हैं। जितना वो परिश्रम करता है उसके अनुपात में उसे उतना धन नहीं मिल पाता, उतने पैसे नहीं मिलते हैं, इसलिए भी उसका बुरा प्रभाव जो है उसके जीवन पर पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय किसान शिक्षित नहीं होता। अपने परंपरागत मतलब पुराने ही तरीकों से वो अन्न पैदा करता है, ये भी उसके जीवन की बहुत कठिनाइयां। बहुत सारे किसान अभी तक जो है वो शिक्षित नहीं है और पुराने तरीकों से ही वो जो है आज भी खेती कर रहे हैं और उन्हीं तरीकों से अन्न पैदा कर रहे हैं। इसलिए ये भी उसके जीवन की बहुत बड़ी समस्या है कि वह बहुत उन्नत तरीकों को नहीं अपना पाया है। तो ये पॉइंट हम इसमें, अब देखो 3 लाइनें बन गई हैं, तो आप इनको जोड़कर जहां जहां लाइन खत्म हो रही है उसके साथ ही लाइन आपने स्टार्ट करके इनको ज्वाइन करके आपने अपने पैराग्राफ में इंक्लूड कर लेनी है। उसके बाद है उसकी कठोर दिनचर्या है, मतलब जीवन उसका सरल नहीं है। सुबह बहुत ही जल्दी उठता है, सारा दिन काम करता है, कड़ाके की ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, वो आलस से नहीं करता। सुबह सवेरे ही अपने खेतों को चला जाता है, दिन भर परिश्रम करके फसलें पैदा करता है। और एक बात का भय, डर उसके मन में हमेशा रहता है कि कहीं उसकी फसल खराब ना हो जाए, उसकी फसल को आग ना लग जाए, ओले ना पड़ जाए, बारिश में ना बह जाए। तो एक जो कह लो कि डर भरा जीवन वो व्यतीत करता है, उसका जीवन जो है सुरक्षित नहीं है।
बहुत कुछ किसानों के लिए किया जा रहा है, लेकिन अभी भी शायद उनके जीवन को इतना अधिक मतलब सुगम नहीं बना पाए हैं हमारी सरकार। तो इसलिए उनकी कठोरचर्या जो है वो बहुत ही मुश्किल है, उसकी दिनचर्या बहुत मतलब मुश्किल जीवन गुजार रहा है। उसके बाद हम उनके जीवन को सुधारने के उपाय सुझा सकते हैं कि किसानों द्वारा जो पैदा की गई फसल है उसकी उसे उचित कीमत मिलनी चाहिए। कीमतें जो है वो सरकार की तरफ से नियत होनी चाहिए। जितना वो मेहनत करता है तो फसल भी उतनी ही पैसों में सरकारी तौर पर खरीदी जानी चाहिए। नवीन पद्धति मतलब नए नए ढंगों से खेती करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण मतलब शिक्षा दी जाए। जो हमारे अब नवयुवक किसान आगे आ रहे हैं उन्हें विशेष तौर पर शिक्षित किया जाए ताकि वो उन्नत तरीकों से खेती कर सके और किसान का जीवन जो है वो सुगम बन सके। तो इस तरह से हम इंक्लूड कर सकते हैं ये सारे पैराग्राफ में पॉइंट्स, और फिर इनको जोड़कर हम एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है स्वच्छता आंदोलन। यहाँ पर स्वच्छता के स्पेलिंग में आधा च इंक्लूड कर लेना, मिसप्रिंट है। स्वच्छता आंदोलन के बारे में हमने बहुत सुना है और बहुत सारा कार्य भी हमारे स्कूल में हुआ है, लेकिन अगर ये विषय आ जाए तो आपने इस पर किस तरह से लिखना है इसके बारे में हम अब डिस्कस कर रहे हैं। पहले आप सबसे पहले संकेत बिंदु बना लीजिए। स्वच्छता क्यों जरूरी है, बदलाव कैसे लाया जा सकता है, और हमारा उत्तरदायित्व मतलब हमारी जिम्मेदारी स्वच्छता के प्रति क्या है। और फिर आप किस तरह से इसको इंक्लूड करोगे कि आप, जरूरी नहीं है कि जो लाइंस मैं बता रही हूँ वो वैसे ही आपने शुरुआत करनी है। अगर आप अदर देन दीज कुछ लाइंस लिखना चाहते हो तो वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। यहाँ पर आप बता सकते हो कि 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को देश भर में एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई। आप सबने इसके बारे में सुना होगा और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान को चलाया ताकि लोगों का जीवन स्वच्छ हो और लोगों का जीवन जो है अच्छा बन सके। इस अभियान में शामिल होने के लिए लोगों को आमंत्रित करने के लिए स्वच्छता अभियान एक राष्ट्रीय आंदोलन बना। जैसा कि आप जानते ही हो, स्कूलों में भी चलाया गया, आसपास चलाया गया। स्वच्छता संबंधी बहुत से स्लोगन अपने अखबारों में पढ़े। आसपास आप देखो कि बहुत सारे शोज, कॉमेडी शोज चलते हैं, उसमें भी एंड में ये एक जो है संदेश लोगों के दिया जाता है कि अपने आसपास सफाई रखें, स्वच्छता रखें। तो क्योंकि लोगों तक टीवी के माध्यम से इस बात को पहुंचाया जा सके। तो ये एक राष्ट्रीय आंदोलन बना और लोगों ने इस पर बहुत सारी भागीदारी भी निभाई। काफी असर हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उसके बाद है नेक्स्ट, क्यों जरूरी है। देखो, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक हर तरीके से स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। अगर आसपास सफाई होती है तो हमारा मन भी प्रसन्न रहता है। शारीरिक स्वच्छता भी जरूरी है, बौद्धिक स्वच्छता जरूरी है, समाज में हर तरीके से स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। आज कोरोना महामारी के दौरान तो जगह जगह यही संदेश है कि आसपास सफाई रखो, गंदगी ना पनपने दो ताकि बीमारी ना फैले। उसके बाद आप कहावत भी जोड़ सकते हो कि स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मन का निवास होता है। इस लाइन को आप कहीं भी इंक्लूड कर सकते हो। और समाज को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना चाहिए। हम ये नहीं कि अपना घर साफ कर लिया और बाहर कचरा फेंक दिया और गली या बाजार को गंदा कर दिया। आसपास भी हमें सफाई रखनी चाहिए। इसलिए लोगों को भी अगर कोई ऐसा गलत काम करता है तो उन तक भी इस संदेश को पहुंचाना चाहिए कि आसपास सफाई रखें। इस तरह से आप मेन पॉइंट्स बना लो। नेक्स्ट है बदलाव कैसे किया जा सकता है। जो स्वच्छता से संबंधित जानकारी हम सब हासिल कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं, मतलब हासिल कर सकते हैं, क्योंकि लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए पहले हमें खुद को बदलना जरूरी होगा। जैसा कि अब आजकल आप घर पर हो, अपने कमरे को स्वच्छ रखें, अपने घर को स्वच्छ रखें, चीज़ों को ना फैलाएं, कूड़ा करकट सही जगह पर डालें और लोगों को शौचालय के बारे में बताएं, जो सार्वजनिक टॉयलेट्स हैं उनका इस्तेमाल करें।
तो गंदगी, क्योंकि गंदगी, इससे गंदगी फैलती है, और बाहर जो जब भी जाएं तो सार्वजनिक शौचालयों का ही प्रयोग करें। तो इस तरह से ये संदेश हम आसपास लोगों को दे सकते हैं। विद्यालय में भी इसके संबंध में प्रतियोगिताएं करवाई जा सकती हैं, नाटक जो है उसका मंचन किया जा सकता है, चित्रकारी प्रतियोगिताएं करवाई जा सकती है। स्वच्छता पर बहुत सारा बार आपको स्लोगन राइटिंग के लिए भी दिया गया है, तो उसमें उसके द्वारा भी बच्चों तक ये संदेश पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि बच्चे अगर बचपन से ही इन आदतों को अपना लेंगे तो जीवन भर वो हमेशा आसपास को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दे पाएंगे। तो इससे बहुत ही हम बदलाव कर सकते हैं, आसपास के वातावरण को हम बदल सकते हैं। उसके बाद हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है, हमारा उत्तरदायित्व क्या है। ठोस और तरल अपशिष्ट मतलब कूड़े करकट को सुरक्षित कूड़ेदान में ही डालें। अगर ठोस चीजें हैं जैसे प्लास्टिक है, लोहा है, या कोई और ठोस चीज है, तो उसको तरल पदार्थों के साथ, तरल होता है लिक्विड और ठोस होता है सॉलिड, दोनों को मिक्स करके कूड़े में ना फेंकें। और जो चीजें रिसाइकिल हो सकती है उनको अलग डाल लें। बहुत सारे बच्चे इसमें अपना योगदान दे रहे हैं, मुझे खुशी होती है जब उसके बारे में मैं सुनती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा कूड़ेदान का इस्तेमाल करें, कचरे को खुले में ना फैलाएं। और कूड़ेदान घर में सब जगह, मतलब जहाँ जहाँ आपको लगता है कि कूड़ा इकट्ठा होता है वहाँ आप रखें। आप अपने कमरे में भी छोटा सा कूड़ेदान लगा सकते हो, क्योंकि कोई कागज है या कोई चीज़ है या पेन जो खत्म हो गया वो फेंकना है तो उसमें डाल लें। तो इस तरह कूड़ेदान में चीज़ें फेंकने की आदत डालनी चाहिए। उन्नत स्वच्छता व्यवहारों को अपनाने के लिए लोगों में जागरूकता को बढ़ाएं। और जल ही जीवन है और इसे भी स्वच्छ रखना चाहिए। गंदगी आदि को पानी में नहीं बहाना चाहिए। जल हमारा जीवन है, ये भी एक आप लाइन जोड़ सकते हो बीच में कहीं। तो इस तरह से आप अपने पैराग्राफ को और अच्छा बना सकते हो। नेक्स्ट है, अगर सपोज आपके पास वर्ड लिमिट में कुछ लाइनें के लिए जगह बच रही है, और आप फिर एक दो लाइनें निष्कर्ष के तौर पर एंड में भी जोड़ सकते हो, जैसे कि पूर्ण स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनाने के लिए भारत स्वच्छ अभियान को एकजुटता और कर्तव्य निष्ठा और विश्वास के साथ सही शक्ति और दिशा प्रदान करें। देश के प्रति संकल्पित होकर अपने दायित्व मतलब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, मतलब उसे निभाएं। और शिष्टाचार और नैतिक मूल्यों को अपने में समाहित कर अपनाकर एक सभ्य समाज का निर्माण करें। अब इन जो सभी पॉइंट्स के बारे में जो जो विस्तार मैंने आपको बताया है, इन सबको इंक्लूड करके आप अपने पैराग्राफ को बना सकते हो। अलग अलग पॉइंट्स किसी ने नहीं बनाने हैं, ये बात हमेशा याद रखनी है। ये सिर्फ संकेत बिंदु हैं, आपने क्या लिखना है उसके बारे में आप पहले ही डिसाइड कर लोगे और फिर उन्हें जोड़कर उन्हें मतलब आपस में तालमेल बिठाकर आप एक पैराग्राफ लिखोगे। अब आपकी ग्रामर बुक में भी पैराग्राफ्स बहुत सारे दिए हैं, उसमें से एक पैराग्राफ मैंने उठाया है, जैसे कि त्योहारों का जीवन में महत्व। त्योहारों के बारे में आप जूनियर क्लासेस से बहुत कुछ सुनते आए हो, पढ़ते आए हो। हर साल आप बहुत सारे त्योहार मनाते हो। त्योहारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, जब कोई त्योहार आता है तो कितना उत्साह होता है लोगों में, लोगों का मन कितना खुश होता है, आनंद होता है चारों तरफ। त्योहार हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो जो संकेत बिंदु बनाए गए हैं, जैसे पर्व और त्योहार एक ही बात है, मेले व यात्रा। त्योहार राष्ट्र की संस्कृति की धरोहर के प्रतीक हैं। सामूहिक आनंद की अनुभूति है। इकट्ठे सामूहिक आनंद मतलब जब हम मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं तो कितनी खुशी होती है। हम अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को, मित्रों को मिलते हैं, आनंद के साथ हम त्योहार मनाते हैं, पूजा करते हैं या पार्टी करते हैं तो कितना आनंद आता है। तो एक दूसरे से मेल भी हो जाता है, इन्हीं के वजह से जब त्योहार आता है तो हम एक दूसरे से मिल भी पाते हैं। जैसे कि मान लो भैया दूज आया, राखी आई, तो बहनें अपने भाइयों के घर जाती हैं, उनसे मिलती हैं, कितनी खुशी होती है। तो त्योहार हमें अपनों से भी जोड़ते हैं। एक साथ एकत्र होने का संयोग भी होता है। एकत्र मीन्स इकट्ठे होने का हमें मौका मिलता है। और भावना के स्तर पर एकात्मकता आती है, मतलब हम मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं, एकता की भावना
बढ़ती है और देश की धरती से हमें ये जोड़ते हैं। हम जब अपने सांस्कृतिक त्योहारों को मनाते हैं तो ये हमें अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं, हमें अपनी संस्कृति का हमारे जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में हमें बताते हैं। तो ये 3 पैराग्राफ्स आज मैंने डिस्कस किए हैं। वन आई विल गिव यू टुडे फॉर द writing as a homework, and one assignment will be shared in the group. You have to solve all those points and questions, and one paragraph you have to write on the notebook. This is the work for today. Thank you all.